हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th एसएसटी में हिस्ट्री के पहले चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लिबरल नेशनलिज्म, उदारवादी राष्ट्रवाद। लिबरल का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था या एक ऐसी विचारधारा जो किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन को हटाने की बात करेगी। साथ ही साथ एक ऐसी व्यवस्था को इस्टेब्लिश करने का प्रयास करेगी जिनमें हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबको समान व्यवहार मिले। ऐसी बात या ऐसी व्यवस्था को इस्टेब्लिश करने की बात लिबरल्स करेंगे। तो लिबरल नेशनलिज्म मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन, किसी भी प्रकार की प्रिविलेज इन्हें हटाने की बात करेगा और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वलिटी की बात करेगा। द टर्म लिबरलिज्म डेराइव फ्रॉम द लैटिन रूट वर्ड लिबर मीनिंग फ्री। लिबरलिज्म जो वर्ड्स है यह लैटिन वर्ड है, लिबर से बना है, जिसका अर्थ होता है फ्री। अब लिबरलिज्म हमें इस बुक में चैप्टर में दो प्रकार की पढ़नी है, एक पॉलिटिकल लिबरलिज्म और दूसरा पढ़ना है लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फेयर, राजनीतिक उदारवाद और आर्थिक उदारवाद। यदि राजनीतिक उदारवाद की बात किया जाए तो इसमें जितने भी पॉलिटिकल क्षेत्र में रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है उन्हें हटाने की बात की जाएगी, सबकी इक्वलिटी की बात की जाएगी कानून के सामने। साथ ही साथ एक ऐसी सरकार की व्यवस्था बनाने की बात की जाएगी जिनमें सबकी भागीदारी हो। ऐसे ही आप जब इकोनॉमिक लिबरलिज्म पढ़ोगे तो वहाँ पर भी इकोनॉमिक क्षेत्र में जितने रिस्ट्रिक्शन है उसे हटाने की बात करेगी। तो एक एक करके पॉलिटिकल लिबरलिज्म और इकोनॉमिक लिबरलिज्म को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम कंटिन्यू करेंगे पॉलिटिकल लिबरलिज्म, राजनीतिक उदारवाद। पहला पॉइंट है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। जो पॉलिटिकल लिबरलिस्ट होंगे या जो इसके समर्थक होंगे ये बात करेंगे कि फ्रीडम, हर व्यक्ति की फ्रीडम होनी चाहिए और कानून के सामने सभी इक्वल होने चाहिए। दूसरा पॉइंट है पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज गवर्नमेंट बाय कंसेंट। और जो पॉलिटिकल लिबरलिज्म है ये इस बात पर जोर देता है कि एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जो किससे से बनी हो, कंसेंट से बनी है, सहमति से बनी हो, एक ऐसी सरकार जो सबकी सहमति से बनी हो। तीसरा पॉइंट क्या है, वोटिंग राइट्स was granted exclusively to property women। और यदि पॉलिटिकल लिबरलिज्म में बात किया जाए तो वोटिंग राइट्स उन्हें ही दिया गया था जो एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टी ओन करते थे या जिनके पास प्रॉपर्टी था। और कैसे प्रॉपर्टी वाले, मैन को, फीमेल को वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। यदि हम यूरोप में पॉलिटिकल लिबरलिज्म पढ़ रहे हैं तो ये आप ध्यान रखना। अगला पॉइंट है 19th सेंचुरी लिबरल्स आल्सो स्ट्रेस्ड इनवॉलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और जो लिबरल्स थे, जो पॉलिटिकल लिबरल्स थे, ये इस बात की डिमांड करते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो इनवॉलेबिलिटी के अंतर्गत आएगा। मतलब बिना आपकी मर्जी के सरकार उसका उल्लंघन नहीं कर सकती, बिना आपकी सहमति से सरकार आपकी संपत्ति नहीं ले सकती। पांचवा पॉइंट है सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन इट हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। जब से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ ये माना गया कि अब ये ऑटोक्रेसी, राजशाही का एंड है, एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस का भी अंत है। अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। और एक ऐसी गवर्नमेंट बनी जो रिप्रेजेंटेटिव थी जिसका चुनाव पार्लियामेंट के माध्यम से हुआ। ठीक है, ये तो हमने देखा पॉलिटिकल लिबरलिज्म। अब हम देखेंगे लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का क्या मतलब है। तो अर्थव्यवस्था में उदारीकरण में आप पढ़ोगे कि किस प्रकार इकोनॉमिक क्षेत्र में जो रिस्ट्रिक्शन लगे हैं उन्हें हटाने जाने की बात की जाएगी, टैक्सेस को हटाए जाने की बात करेगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिए जाने की बात किया जाएगा। ये सारे पॉइंट्स हैं। इसमें पहला पॉइंट देखेंगे, इन द इकोनॉमिक स्फेयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स and the abolition of state imposed restriction on the movement of goods and capitals। इकोनॉमिक क्षेत्र में लिबरलिज्म का मतलब ये समझा जाता है कि फ्रीडम ऑफ मार्केट हो, मार्केट सभी के लिए ओपन हो। साथ ही साथ जो स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन है, जो राज्य सरकार अपने तरफ से स्टेट के माध्यम से मार्केट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, उसके एबोलिशन की बात करेगा। पहले क्या होता था कि जब राजशाही व्यवस्था होती थी तो सरकार ही वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें तय करती थी, तो वो अपनी तरफ से मार्केट्स में रिस्ट्रिक्शन लगा देती थी। लेकिन जो इकोनॉमिक लिबरलिस्ट होंगे वो डिमांड करेंगे कि स्टेट रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहा है। यदि मार्केट में किसी वस्तु का डिमांड ज़्यादा है तो स्वाभाविक उसकी मात्रा भी बढ़ेगी और उसका प्राइस भी बढ़ेगा। यदि किसी चीज़ की डिमांड कम है तो उसकी प्राइस गिरेगी। तो ये मार्केट को डिसाइड करने दो, ये स्टेट खुद से रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहा है, इसके एवोल्यूशन की बात करेगा।
दूसरा पॉइंट है, अ मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग to sell his goods had to pass through 11 custom barriers and pay custom duty of 5% at each one of them. उस समय का एग्जाम्पल दे रहा है कि यदि कोई मर्चेंट है, कोई व्यापारी, उसे यदि 1833 में ट्रेवल करना होता है हैरमबर्ग से न्यूरमबर्ग और अपने सामान को बेचना पड़ता था, तो उसे 11th कस्टम बैरियर को पार करके जाना पड़ता था और हर कस्टम बैरियर पर उसे 5% का इंटरनल कस्टम ड्यूटी भी देना पड़ता था। तो ये इंटरनल कस्टम ड्यूटीज हैं, ये भी तो व्यापारी के नुकसान पहुंचा रहा है। जब व्यापारी को महंगा भी मिलेगा तो स्वाभाविक है वो सामान आम जनता या कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते तो और महंगी हो जाएगी। तो इसके एवोल्यूशन की बात करेंगे कौन, लिबरलिस्ट जो इकोनॉमिक स्फेयर में बात करेंगे, वो कहेंगे कि ये जो कस्टम ड्यूटी है हर बैरियर को पार करने पर 5% के लगाई जा रही है, ये इकोनॉमिक क्षेत्र में इतना भेदभाव क्यों है, इसे हटाया जाए। अगला पॉइंट है, जॉल वेरिन ट्रेड यूनियन custom union was formed at the initiative of Prussia and joined by the most of German state। अब जो ट्रेड बैरियर के माध्यम से हर ट्रेड बैरियर को पार करते समय 5% की कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी, अब उसे दूर करने के लिए प्रसिया की यूनिवर्सिटी पर, प्रसिया जो आज उसे जर्मनी के नाम से जानते हैं, पहले वो प्रसिया था, तो उसने इनिशिएटिव लिया और एक कस्टम यूनियन बनाया, एक ट्रेड यूनियन बनाया जिसका नाम था जॉलवरिन। और इसका मेन पर्पज क्या था कि जितने ये टैक्सेस हैं इन्हें समाप्त किया जाए और हर क्षेत्र में टैक्स को समान किया जाए या फिर उसे समाप्त किया जाए या उसे मिनिमम कर दिया जाए। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है, इट एबोलिश टैरिफ बैरियर्स, और इसने क्या कर दिया, टैरिफ बैरियर्स को एबोलिश कर दिया एंड रिड्यूस करेंसीज, और करेंसीज को भी रिड्यूस कर दिया, क्योंकि उस समय जितने भी अलग अलग क्षेत्र थे, हर क्षेत्र के अलग अलग करेंसी होती थी। जब अलग अलग करेंसी होंगी तो ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। जैसे आप यदि इंडिया का ही उदाहरण लो, यदि मान लेते हैं कि जितने भी राज्य हैं, हर राज्य के अपने अपने करेंसी होती, तो आप यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में गए, पता चला कि आपने अपने राज्य के पैसे लेकर गए और वहाँ वो पैसा चल ही नहीं रहा, तो आपको व्यापार करने और लेन देन करने में समस्या होगी। ऐसे ही यूरोप में भी चल रहा था। तो यूरोप में जो लिबरलिस्ट है इकोनॉमिक क्षेत्र में, वो कह रहे थे कि ये अलग अलग करेंसी क्यों होनी चाहिए, उसे रिड्यूस करो और एक या दो कर दो। तो उस समय बहुत सारी करेंसी होती थी, तो उसे रिड्यूस करके दो तक कर दिया गया था। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज, और रेलवे के नेटवर्क के क्रिएशन की बात किए, फर्दर स्टिमुलेटेड द मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू द नेशनल यूनिफिकेशन। अब इससे क्या हुआ, जितने भी ट्रेड बैरियर्स को समाप्त किया गया और जितने भी करेंसीज थी उन्हें रिड्यूस करके कम कर दिया गया। अब जैसे ही आप कई क्षेत्रों की करेंसीज को सेम कर देंगे तो स्वाभाविक है कि ट्रेड बढ़ जाएगा। जब ट्रेड बढ़ेगा तो लोग इकोनॉमिक रूप से एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगे। जब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तो स्वाभाविक है उनकी फीलिंग्स भी, इमोशन भी कनेक्टेड होंगे और यही रिजल्ट बनेगा यूनिफिकेशन का। तो ये रहा लिबरलिज्म से रिलेटेड जितने भी थियरी पोर्शन था हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं कि इस पोर्शन से बोर्ड एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। 2024 की सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था एसर्शन रीजन वाले प्रश्न। पहला प्रश्न था, ऑन प्रशियन इनिशिएटिव जॉलब्रेन कस्टम यूनियन वाज फॉर्म्ड, और रीजन है इट वाज टू क्रिएट यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंड्रेड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल। यदि ऐसे प्रश्न आपके सामने आए तो आपको पहले नॉर्मल तरीके से दोनों स्टेटमेंट पढ़ने हैं और ये डिसाइड करना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं। तो ये तो सही है क्योंकि प्रसिया के इनिशिएटिव पर भी एक जॉलवरिन कस्टम यूनियन को फॉर्म किया गया था। अब रीजन पढ़ते हैं, क्या ये रीजन सही है। इट वाज टू क्रिएट यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, और इसका मुख्य पर्पस क्या था कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरीज को क्रिएट किया जाए जो ये अलाउ करे गुड्स, पीपल और कैपिटल की अनहिंडेड मूवमेंट, बिना किसी रोक टोक के मूवमेंट को अलाउ करे। अब स्टेटमेंट, एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं। अब देखते हैं कि क्या ये जो रीजन है ये एसर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बिल्कुल कर रहा है। जॉलवरिन कस्टम यूनियन फॉर्म करने का मेन पर्पज ही था कि जो गुड्स हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, पीपल हैं, कैपिटल है, इनका बिना रोक टोक एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट आसान किया जाए। तो इस प्रश्न का यदि सही जवाब हमें ढूंढना हो तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके अलावा 2026 में ही 5 मार्क्स के प्रश्न आए थे लिबरलिज्म से रिलेटेड। द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्गुमेंट्स। 5 मार्क्स के हैं। प्रश्न का मतलब ये है
कि आइडिया ऑफ जो नेशनल यूनिटी की आइडिया थी अर्ली 19th सेंचुरी में, यूरोप क्लोजली एलाइड था। किससे एलाइड था? लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी से। तो आपको ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि क्या सच में ऐसा था। तो इस प्रश्न में आपको लिबरलिज्म में ये क्लियर नहीं किया है कि आपको इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात करना है या फिर पॉलिटिकल लिबरलिज्म की बात करना है। तो इसमें आप दोनों से कुछ कुछ पॉइंट करके मिक्सअप करके आप आंसर बना सकते हो। जैसे क्या आंसर बना सकते हो? लिबरलिज्म डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर मीन्स फ्री। लिबरलिज्म लैटिन वर्ड से लिबर से डेराइव किया गया और इसका मतलब होता है फ्री। दूसरा पॉइंट लिखोगे, फॉर द फ्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। कुछ मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब ये था कि हर व्यक्ति की आज़ादी हो और कानून के सामने सभी लोग क्या हों? इक्वल हों, समान हों। तीसरा, इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। इस बात पर जोर देता है कि सरकार सहमति द्वारा बनाई जानी चाहिए। आप देख रहे हो जो पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट्स हैं हमने पॉलिटिकल लिबरलिज्म से लिया है, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं किया है कि हमें पॉलिटिकल लिबरलिज्म बताना है या इकोनॉमिक लिबरलिज्म बताना है। तो दोनों में से आप दो दो तीन तीन पॉइंट मिक्स करके आंसर बना सकते हो। अगला है 4 पॉइंट्स, राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओइंग मैन। और राइट टू वोट का अधिकार दिया गया, लेकिन उन्हें ही दिया गया जो प्रॉपर्टी रखने वाले आदमी थे, महिलाओं को नहीं दिया गया था। पांचवा, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। साथ ही साथ जो स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन था उसे हटाया गया और मार्केट को ओपन किया गया ताकि गुड्स और कैपिटल का मूवमेंट आसानी से हो पाए, आवागमन हो पाए। छठा पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉल्ड जालवरिन, जो कि एक कस्टम यूनियन था। ये 4 5 6 पॉइंट्स आपके मन में ध्यान रहेंगे, आप हमेशा ध्यान रखोगे तो आप इस प्रश्न का आसानी से जवाब दे पाओगे। और ये जो लिबरलिज्म वाला है ये कई बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। जैसे नेक्स्ट में भी अगला ही प्रश्न हमने लिए हैं लिबरलिज्म से, जो कि PYQ है। 2025 में पूछा गया, ड्यूरिंग द 19th century, in the economic sphere, liberalization stood for the freedom of markets and the abolition of state-imposed restriction on the movement of goods and capital. Explain the statement. तो इसमें वो सारे या 5 6 पॉइंट्स जो हमने इकोनॉमिक स्फेयर में लिबरलाइजेशन की बात की थी उसे लिखोगे और आपका एक शानदार सा उत्तर तैयार हो जाएगा। तो किसी भी कंसेप्ट को पढ़ने के साथ साथ यदि आपको उसके साथ PYQ मिल जा रहे हैं तो उस कंसेप्ट से आपको क्या ध्यान रखना है या उसे कैसे तैयार करना, इसकी आपको जानकारी अच्छी हो जाती है। तो ये रहे लिबरलाइजेशन या लिबरलिज्म से रिलेटेड जितने भी प्रश्न और थ्योरी। आप इसका नोट्स बनाइएगा और रिवाइज करिएगा। जल्दी ही हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।